नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन के 7 स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेक्शन की परिभाषा को समझते हैं। किसी भी नॉन कन्फॉर्मिटी को हटाने या दूर करने के लिए जो एक्शन लिया जाता है उस एक्शन को करेक्शन कहते हैं। अब हम करेक्टिव एक्शन को समझते हैं। किसी भी नॉन कन्फॉर्मिटी को फिर से होने से रोकने के लिए जो उस नॉन कन्फॉर्मिटी के रूट कॉज पर एक्शन लिया जाता है उसको करेक्टिव एक्शन कहते हैं। जब तक हमारा एक्शन रूट कॉज पर नहीं होगा तब तक हम उस एक्शन को करेक्टिव एक्शन नहीं कहेंगे। अब आते हैं प्रिवेंटिव एक्शन पर। इसको समझते हैं। किसी भी फेलियर को रोकने के लिए जो पोटेंशियल कॉजेस या संभावित कारण पर लिए गए एक्शन को प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं। एक बार रूट कॉज एनालिसिस को भी समझ लेते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है जिसमें कि हम प्रॉब्लम के रूट कॉज और फॉल्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। उस प्रॉब्लम को होने से कैसे रोका जाए और उस प्रॉब्लम से क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो अब आते हैं कापा के प्रोसीजर पर। इसमें 7 स्टेप्स हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन, इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, एक्शन प्लान, इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में है फॉलो अप। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से। तो सबसे पहले हमें एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम को पहचानने की ज़रूरत है। जो भी नॉन कन्फॉर्मिटी या इंसिडेंट हुआ है उस सिचुएशन को समझेंगे जिस अवस्था में वो है, फिर हम प्रॉब्लम को पूरी डिटेल लिखेंगे और वो प्रॉब्लम कहाँ से आई है, कैसे आई है, उसकी पूरी जानकारी के साथ हमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ये पता लगाते हुए उसमें लिखना है और उस प्रॉब्लम के जो भी एविडेंस हैं उसको भी लिखेंगे। अब अगला चरण है इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन। जो भी प्रॉब्लम पहले चरण या फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन में लिखी गई है उसको इवैल्यूएट या मूल्यांकन करते हुए हम यह देखेंगे कि अब हमें क्या और किस लेवल का एक्शन लेना है। जो भी प्रॉब्लम या समस्या आई है उसके क्या प्रभाव और क्या रिस्क या जोखिम कंपनी या कस्टमर पर पड़ सकते हैं उसको भी जानना है और उसको लिखना भी है। जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा उसमें जितनी भी ज़रूरी जानकारी होगी उस प्रॉब्लम या नॉन कन्फॉर्मिटी को समझने के लिए वो ज़रूर होनी चाहिए। अब आते हैं तीसरे स्टेप इन्वेस्टिगेशन पर। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल। इन्वेस्टिगेशन का एक लिखित तरीका होना चाहिए जिसमें कि प्रॉब्लम की इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी छूट ना पाए और यह पता चले कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वह पूरी हुई है। इस प्रोसीजर या तरीके में किसी भी एक्शन को लेने का क्या प्रोसीजर है ये ज़रूर लिखा होना चाहिए और उनके लिए कौन जिम्मेदार होंगे और अन्य ज़रूरी रिसोर्सेज या संसाधन शामिल होंगे। अब आते हैं चौथे स्टेप यानी कि एनालिसिस पर, मतलब विश्लेषण। तो जो तरीका तीसरे स्टेप में बताया गया है प्रॉब्लम की इन्वेस्टिगेशन का, उसको इस्तेमाल करना है। एनालिसिस में हमारा प्राथमिक लक्ष्य होगा कि रूट कॉज मतलब मूल कारण को हम पहचाने और साथ ही अन्य कोई और भी कारण है उस समस्या के तो उनको भी हमें जानना जरूरी होगा। अब इस प्रोसेस या प्रक्रिया में हमें संबंधित दस्तावेज यानी रेलिवेंट डेटा के आधार पर हमें प्रॉब्लम के कारण का पता लगाना होगा। अब आते हैं पांचवें स्टेप यानी एक्शन प्लान, मतलब कार्य योजना पर। तो एक्शन प्लान में हमें जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको सही करना है और साथ ही रोकना भी है कि वो प्रॉब्लम लगातार ना हो। इसके लिए हमें एक्शन प्लान की लिस्ट बनानी है, मतलब सूचीबद्ध करना है। उसके लिए हमें जैसे डॉक्यूमेंट या स्पेसिफिकेशन में बदलाव या प्रोसेस या प्रोसीजर या फिर सिस्टम में कोई बदलाव करना है या एम्प्लॉय या कर्मचारी को कोई ट्रेनिंग देनी है और साथ ही देखना भी है कि कोई प्रॉब्लम फिर से ना हो और इसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे। अब आते हैं छठे स्टेप पर यानी कि एक्शन इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने पांचवें स्टेप में करेक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन प्लान किया है, उस छठे स्टेप में हमें उसको लागू करना है। इसके लिए हमें जो भी करना है उसकी लिस्ट होगी और एक्शन प्लान होगा कि कैसे करना है, किस तरह इसको हम पूरा करेंगे और लिखेंगे कि इसी तरह इसी का हमें
एक डॉक्यूमेंट या दस्तावेज बनाना है जिसमें यह जानकारी होगी कि किस तरह हमने प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक्शन लिया है और हम प्रॉब्लम को फिर से होने से कैसे रोकेंगे। साथ ही जिन भी डॉक्यूमेंट्स में हमने बदलाव किए हैं वो भी इस डॉक्यूमेंट में लिखेंगे। अब आते हैं आखिरी स्टेप फॉलोअप पर, मतलब कि जांच करने पर। इस जांच में हमें देखना है कि जो भी हमने एक्शन लिए हैं वे ठीक से लागू हुए या नहीं। अब यह प्रॉब्लम फिर से तो नहीं होने वाली है और इससे हमें एडिशनल जानकारी और सबके कमेंट्स भी देखेंगे जिसमें कि हम कापा को अच्छी तरह से समझेंगे। जब फॉलोअप स्टेप पूरा हो जाएगा तो हमारा कापा पूरा हो जाएगा। कापा ऑथराइज पर्सन से साइन और डेटेड होना चाहिए। इस पूरे वीडियो में हमने समझा कि कापा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में और कापा का तरीका प्रोडक्ट और प्रोसेस की गुणवत्ता को बढ़ाता है और हमें इसके बारे में समझने में मदद मिलती है और कापा को लागू होने पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में भी सुधार होता है। तो आज के वीडियो में कापा के बारे में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इस तरह के और वीडियोज़ आपके पास आते रहें तो उसके नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।